अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम रिकॉर्डिंग वन शॉट लेक्चर ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उनको मैं जल्दी से कंबाइन कर रही हूँ एक ही वीडियो में। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं पिगमेंट्स क्या होता है। पिगमेंट्स होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स। तो वो कलर्ड कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है ना, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास दो ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, एक ही हीमोग्लोबिन और दूसरा है मायोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है जो कि आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और इसके बाद 4 हीम ग्रुप होते हैं, यानी कि 4 आयरन ग्रुप होते हैं। मायोग्लोबिन की बात करो तो आपकी मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी में जितना भी गोश्त है जो कि मूव कर सकता है, जो कि क्या नाम है मूवमेंट कॉज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मसल्स, ठीक है ना। मतलब जब इंसान मर जाता है तो उसका जो मसल्स है वो मीट कराता है, गोश्त कराता है। जैसे कि हम गाय को जब ज़िबा कर देते हैं स्लॉटर ऑफ काव के बाद वो जो गाय का गोश्त है उसको हम गोश्त बोल रहे थे। लेकिन जब गाय जिंदा है और जब उसका गोश्त हिल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, मायोग्लोबिन वो पिगमेंट है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आपके मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में मुश्तमिल होता है। उसके बाद सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होता है और एक मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकता है। जब क्या नाम है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसको हम बोलते हैं कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या नाम है, मैंने आपको ये बताना था कि जो हीमोग्लोबिन है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, और मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए रखा है। बाद आपने इसको फंक्शन याद करना है। अब हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है नॉन प्रोटीन पार्ट से, यानी कि हीम से, यानी आयरन वाले पार्ट से ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है ना, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है हीमोग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है ना, उससे क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। यानी प्रोटीन वाले पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो आयरन वाला पार्ट है उससे क्या नाम है ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और आपको पता है ये 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने बताना था रेस्पिरेटरी फंक्शंस में बहुत सारे शॉर्ट भी अपलोड करते हो, आप शॉर्ट भी देख सकते हो, आपसे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी जाती। तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में क्या होता है आपको पता है, वेंटिलेशन पहला फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने क्यों रखा है तो मैं उसकी वजूहत बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है। वेंटिलेशन क्या होता है भाई, हवा का एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में आना और लंग्स से वापसी एटमॉस्फेयर में चल जाना, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। जाहिर सी बात है जब हवा आ रही है आपकी बॉडी में तो आपको पता है हवा में बहुत सारी गैसेज होती है, तो ऑक्सीजन सप्लायर का भी काम करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी तक लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है। आपको पता है रेस्पिरेशन में 2 बाय प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है वाटर और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी में चाहिए ही नहीं, आपकी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको फेंकती है। तो कौन फेंकवाता है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए फेंकवाता है बाहर, ठीक है। शॉर्टली गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ह्यूमिडिफायर का भी काम करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी जो हवा अंदर आती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, यानी उसको थोड़ा सी नमी प्रोवाइड करता है और उसको वार्म भी करता है, राइट। उसके बाद क्या नाम है आपको पता है वार्म कौन करता है, आपकी जो नेजल कैविटी है जहाँ पे क्या नाम क्या होते हैं ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि आपके क्या नाम है हवा को वार्म कर देती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, वो जगह जहाँ पे क्या नाम है गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। और ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सरफेस एल्व्यूलाई है, और अगर सिंगुलर की बात करूँ तो एल्व्यूलस। सिंगुलर क्या होता है, एल्व्यूलस और एल्व्यूलाई है, ठीक है ना। एल्व्यूलाई ह्यूमन में, एल्व्यूलाई क्या है, ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है ना। अच्छा भाई, प्रॉपर्टीज़ की बात करना है, रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। ये थिन होनी चाहिए, इसकी जो शीट है वो थिन होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर से भी कम होनी चाहिए। 1 मिलीमीटर है तो ठीक है, इससे भी कम हो तो बहुत बेस्ट, ठीक है। मस्ट भी मॉइस्ट, यानी कि गीली होनी चाहिए, और गीली नहीं हुई वेट नहीं हुई तो ये फट जाएगी, ठीक है ना। परमीबल यानी कि अलाउ करे कि भाई गैसेस क्या नाम है आगे पीछे हो सकें। इसमें ब्लड सप्लाई अच्छी हो, ब्लड सप्लाई के लिए न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा लार्ज ग्रेडियंट, ठीक है ना, लार्ज ग्रेडियंट होना चाहिए, लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या नाम है इसके अलावा क्या नाम है लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए और डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी ज़्यादा होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। 5वां 6वां आप लोगों ने रजिस्टर में खुद लिख लेना है क्या कि लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी सरफेस एरिया का ज़्यादा होना चाहिए और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, सही। उसके बाद क्या नाम है स्मोकिंग से क्या असर पड़ता है, तो भाई लंग कैंसर 87% होता है स्मोकिंग की वजह से। बाकी माउथ कैंसर वगैरह वगैरह सब ये सारी बीमारियाँ स्मोकिंग की वजह से होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई स्मोकिंग से इंडायरेक्टली आपको नमूनिया भी हो सकता है, और ये मॉर्निंग कफिंग का मतलब है सुबह उठोगे तो खांसी और वीजिंग यानी घबराहट भी होगी, एस्थमा एलर्जी वगैरह सब कुछ स्मोकिंग की वजह से होता है। अच्छा, नमूनिया ऐसे होता है कि आपके ना नोज़ में एक माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। आपके नोज़ में क्या होता है माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलर, जिसको मैं आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो क्या करता है जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी एंट्री को रोकता है, ठीक है। तो भाई जब हम स्मोकिंग करते हैं तो वो जो सीले होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंजाई आपके लंग्स तक के पहुंच जाता है और इनडायरेक्टली आपको नमूनिया कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी हार्ट प्रॉब्लम्स, ये येलो टीथ, ये सारी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, सारे के सारे जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं, स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो प्लीज़ स्मोकिंग ना किया करें, ठीक है। अच्छा भाई, लंग वॉल्यूम को हम पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोलते हैं। आपको पता है कि इसको मेजर किससे करते हैं, स्पायरोमीटर से, जिसको हम ट्राइबल अपैरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है भाई, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान कितनी हवा में अंदर लेते हैं और कितनी हवा में बाहर निकालते हैं, उस वॉल्यूम को
हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 450 से 500 सेंटीमीटर क्यूब तक के होता है। अगर लीटर में लूँ तो क्या नाम है, आधा लीटर, ठीक है ना। अच्छा, क्या अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि 450 से लेकर 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर लीटर में लूँ तो 0.5 लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर जो कि इनहेल करती हूँ ड्यूरिंग डेप ब्रेथ, जब मैं गहरी गहरी सांस लेती हूँ तो मैं कितनी अमाउंट ऑफ एयर अपने अंदर लेती हूँ, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2000 ml है, क्या नाम है, सिनबोर्ड की बुक के मुताबिक। लेकिन अगर आप दूसरी फेडरल देख लो तो फेडरल में 3000 है, और अगर क्या नाम है बलोचिस्तान वाले बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो तो उसमें 3000 से लेकर 4000 ml तक के लिखा हुआ है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर जो कि मैं क्या नाम है एक्सहेल करूँगी ड्यूरिंग डेप ब्रेथ, उसका मैं बोलूँगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर मस्ट बी लेफ्ट इन द लंग्स, यानी कि लंग्स में हर हाल में इतनी हवा तो बाकी रहनी ही चाहिए। हर पूरी की पूरी हवा हम बाहर नहीं निकाल देते, कुछ हवा हमेशा के लिए हमारी लंग्स में रहती है, मतलब इतनी तो हमेशा होगी अप्रॉक्सीमेटली। वो कितनी होती है, 1000 ml। कितनी होती है वह 1000 ml। जब हम क्या नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम को मिला देते हैं तो वो बन जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जब हम क्या नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला देते हैं वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। बात समझ में आया, किसी ने आपसे पूछ लिया, ये वो टर्म्स है जो है ना सिनबोर्ड के बच्चों की बुक में लिखी हुई है कि भाई ये क्या टर्म है। तो भाई देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर जो कि आपके लंग्स में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी पढ़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल मैक्सिमम ड्यूरिंग डेप ब्रेथ, गहरी सांसों के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो कि बराबर होती है किसके, वाइटल कैपेसिटी बराबर होती है कि आपकी क्या नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जितना ये कितना आएगा 5 लीटर है, 5 लीटर है आपका वाइटल कैपेसिटी लंग। अच्छा भाई, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जिसको आप स्टोर कर सकते हो अपने लंग्स में, होती है 6 लीटर, ठीक।